हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिमेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। थोड़ा सा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन रन करता, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ फेयरअप करता, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ फेयरअप करता। और एडेनिन थाइमिन वाले बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें लेस एनर्जी लगती एज़ कम्पेयर टू साइटोसिन और ग्वानिन वाले बॉन्ड को। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स जो कि अर्लियर प्रपोज हुए थे। तो बेसिकली 3 मॉडल्स प्रपोज हुए थे: कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड थर्ड डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर मेरा एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है तो वो रेप्लिकेशन के बाद वो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड इंटैक्ट रहेगा और एक पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है कि एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड मेरा पेरेंट स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा मेरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगा। डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है कि पेरेंट और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड डॉटर डीएनएज में डिस्पर्स्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है एक्सेप्टेड मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव जो डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे चलते हैं जो कि दिया गया था डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स को लेकर। मेसल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे हमें पता चला था कि कौन सा सेमी कंजर्वेटिव मोड कैसे एक्सेप्ट किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट इकोलाई बैक्टीरिया पर किया गया था जिसमें सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया को N15H4Cl मीडियम में ग्रो करने दिया गया था। तो फिर बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म खाएगा वो वही बनाएगा। तो N15H4Cl पे जब वो ग्रो किया तो अपने डीएनए में वो N15 ही इनकॉर्पोरेट करेगा। बाद में जो है इसी इकोलाई बैक्टीरिया को N14H4Cl वाले मीडियम में डाल दिया गया ताकि हम देख सके कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में क्या होगा, क्योंकि सेम प्रिंसिपल, जो खाएगा वही बनाएगा। तो आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एट टाइम t=0 बोथ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड जो है N15 रहेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स यानी फर्स्ट सेल साइकिल में जो दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे तो वो सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो एक जो डीएनए स्ट्रैंड है वो N15 रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट से आएगा, और दूसरा जो है डीएनए स्ट्रैंड N14 रहेगा क्योंकि जो खाता है वही बनाता है, तो N14 ही बनाएगा। आफ्टर 40 मिनट्स यानी अगेन 20 मिनट के बाद यानी सेकेंड सेल साइकिल फ्रॉम t=0 से जो हमारे 4 डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे तो दो डीएनए स्ट्रैंड जो रहेंगे वो वापस से हाइब्रिड बनेंगे जिसमें कि एक N15 रहेगा और एक N14 रहेगा। और बाकी जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे उसमें से एक N14 टेम्पलेट यूज़ होगा तो दूसरा भी जो है N14 डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दो हाइब्रिड डीएनए बनते हैं जिसमें N15 N14 होता है, और दो जो है डीएनए बनते हैं जो N14 N14 होते हैं। अब इसके बाद सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया ताकि हमें पता लग सके, क्योंकि हम तो ऐसे देख रहे हैं बट एक्सपेरिमेंट में कैसे पता लगेगा। तो जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो देखते हैं कि हैवी जो N15 डीएनए है वो सबसे नीचे रहेगा, हाइब्रिड जो है उससे थोड़ा ऊपर आता है फर्स्ट सेल साइकिल के बाद, और जो क्या कहते हैं सेकेंड सेल साइकिल के बाद जो दो स्ट्रैंड्स आते हैं, एक हाइब्रिड आता है और एक नॉर्मल आता है, तो N14 जो है दोनों ऊपर होता है और N15 जो है नीचे होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को समझने की तरफ। तो डीएनए रेप्लिकेशन कोई भी डीएनए में कहीं भी शुरू नहीं हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होगा तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, उसको ओराई बोलते हैं यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो उसमें बस एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। वेरस यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने पड़ते हैं ताकि डीएनए रेप्लिकेशन जल्दी ख़त्म हो सके। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 80 सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 80 बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सी और जी के बॉन्ड को, इसीलिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 80 सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़े इंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं जो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज का काम होता है, ये एक अनजिपिंग या फिर अनवाइंडिंग इंजाइम है। ये जो है डीएनए को अनवाइंड करता है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। तो सबसे पहले ये इंजाइम जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे काम करता है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको ब्रेक कर देता है, जिसको हम इस डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डीएनए है अनजिप्ड हो गया, क्लियरली देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया है हेलिकेज के इम्प्लीकेशंस की वजह से। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम है वो है एसएसबी। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, वो कि जो है जब डीएनए खुल गया तो
डीएनए को खुला रखने के लिए, यानी टू कीप द डीएनए स्ट्रेट एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अगेन। ये इस चीज़ में मदद करता है, ये प्रिवेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को वापस से फॉर्म होने पे एट द अनजिप लोकेशन या एट द ओराई। तो ये जो है एस एस बीज, ये येलो कलर बॉल्स में दिख रहा होगा आपको, ये आके बाइंड किया और ये डीएनए को स्ट्रेट रहने दिया। ये खुद में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने से रोकता है और दूसरे स्ट्रैंड के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने से रोकता है। अब जो है ये जो बबल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कॉल करते हैं या बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फोर्क। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, एसएसबी जो था इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। अब आगे चलते हैं तीसरे और काफ़ी ज़रूरी एंजाइम के डिस्कशन की ओर, टोपोआइसोमेरेज। तो जैसे कि आपके पास कोई रस्सी है, तो आप जब भी रस्सी को खोलेंगे, दो रस्सी आपस में बंधे हुए, तो जब खोलेंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन और सुपर कॉइलिंग होने लगेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेगा। तो वही बात है, डीएनए अंडर गोज इनटू सम डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग एज डीएनए अनवाइंड्स। तो दिस दिस इस सुपर कॉइलिंग को ठीक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? टोपोआइसोमरेज यूज़ होता है या डीएनए जाइरेज यूज़ होता है। इसका दूसरा नाम भी है, ऑल्सो नोन एज डीएनए जाइरेज। तो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग कैसे ठीक होती है, अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही रस्सी खुलने लगा, ऊपर जो है सुपर कॉइलिंग हो गया। बेसिकली अनवाइंडिंग इंड्यूसेस सुपर कॉइलिंग। तो इसको ठीक करने के लिए एक एंजाइम आता है डीएनए में, उसको डीएनए जाइरेज या टोपोआइसोमरेज कहते हैं। अब चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या काम करता है? ये जो है वन ऑफ द स्ट्रैंड, मतलब दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को वो यूज़ करता है एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म अनदर स्ट्रैंड, टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए। तो फिर वही यूज़ वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सिंथेसाइज डीएनए और पॉलीमराइजेज डीएनए। और ये काफ़ी एक्यूरेट एंजाइम होता है, बेसिकली बहुत ही कम एरर शो करता। रिक्वायर्स अ प्राइमर, ये एंजाइम को काम करने के लिए एक आरएनए प्राइमर या कोई भी प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। बिना प्राइमर के ये जो है डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। ये जो है डीएनटी यूजेस डीएनटीपीज एज सबस्ट्रेट, ये जो है डीएनटीपीज को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है। और ये सबस्ट्रेट का दो काम, मतलब इसका दो काम होता है डीएनटीपीज का। तो डीएनटीपीज का एक पहला काम होता है इट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट, और दूसरा काम होता है प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, जस्ट लाइक एटीपीज। यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट से यानी कि यहाँ पे एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करके ये एनर्जी लेगा और डीएनए को पॉलीमराइज करेगा। डीएनए पॉलीमराइजेशन अपने आप में एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है काफ़ी। तो अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेस डीएनए सिंथेसिस इन 5' to 3' डायरेक्शन। हमेशा जो ये सिंथेसिस होगी वो 5' to 3' डायरेक्शन ही होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डायग्राम से समझेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए 5' से 3' डायरेक्शन एक स्ट्रैंड है, दूसरा जो है 3' से 5' डायरेक्शन दूसरा स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ऐसा है। ये मेरा रेप्लिकेशन फोर्क है और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मेरे रेप्लिकेशन फोर्क का मूवमेंट राइट साइड हो रहा है, यानी मेरा डीएनए राइट साइड की तरफ खुल रहा है। अब जैसा कि हमने देखा था कि एक आरएनए प्राइमर सबसे पहले आएगा और उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर आया और 5' 3' डायरेक्शन में डीएनए को सिंथेसाइज किया। दूसरे स्ट्रैंड में मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स आ रहे हैं और डीएनए को उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स क्यों आ रहे? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ होता है। तो मेरा रेप्लिकेशन फोर्क जो है पीछे की तरफ खुल रहा है, तो पीछे की तरफ सिंथेसिस तो हो नहीं सकता क्योंकि हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन सिंथेसिस होता है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स आते हैं और उसके ऊपर डीएनए सिंथेसाइज होता, तो स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए के तौर पे एक स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज होता है। उस स्मॉल स्ट्रेचेस को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूस होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंजाइम्स को भी इसी डायग्राम पे देखते हैं। हेलिकेस का जैसे हमने देखा था, हेलिकेस का काम होता है अनवाइंडिंग, तो यहाँ पे हेलिकेस जो है राइट साइड की तरफ अनवाइंडिंग करते जा रहा। राइट साइड अनवाइंडिंग की वजह से सुपर कॉइलिंग होगी, टोपोआइसोमेरेज जो है उस सुपर कॉइलिंग को ठीक करते जा रहा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ डीएनए को पॉलीमराइज करते जा रहा।
सेम अपोजिट स्ट्रैंड पे भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है सिंथेसाइज करते जा। अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का हमने फंक्शन देखा था, वो डीएनए को स्ट्रेट रहने में मदद करता है, वो वही कर रहा। यहाँ पे मैं एक एंजाइम के बारे में बताना भूल गया था, प्राइमेज। प्राइमेज जो है एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, जिसके ऊपर ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज करता है। तो प्राइमेज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब आफ्टर एप्लीकेशन हम देखते हैं क्या होता है। आफ्टर एप्लीकेशन जो है 2 डॉटर डीएनए बनेंगे, 2 डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे। उसमें से एक स्ट्रैंड जो है 2 डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे, है ना। तो उसमें से एक स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, जिसको मैं वाइट कलर से दिखा रहा हूँ। दूसरा स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। तो जैसा हमने देखा, एक लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म होगा इन वन ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड्स, और जिसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और दूसरे केस में क्या होगा, एक लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं, या ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। तो अब इसको तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो एक एंजाइम यहाँ पे आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये लाइगेट कर देता है डीएनए को, यानी कि 2 डीएनए को आपस में आके जोड़ देता है। वही कि दिस एंजाइम जॉइंस द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट एंड फॉर्म्स द कंप्लीट डीएनए, है ना। तो यहाँ पे ये डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स को जोड़ता है और एक कंप्लीट दूसरा डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। तो आफ्टर एप्लीकेशंस हमें 2 डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स मिलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लियरली फॉलो करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एक वाइट स्ट्रैंड है जो कि पेरेंटल फॉर्म से है, और दूसरा जो है येलो स्ट्रैंड है जो कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस वीडियो में हमने देखा एक बेसिक ओवरव्यू कि हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और ये एक बेसिक ओवरव्यू था। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, कि टोपो आइसोमेरेज बेसिकली सुपर कॉइलिंग कैसे ठीक करता, या फिर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में आरएनए प्राइमर किस एंजाइम से हटते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं आगे, क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग वगैरह, वो कैसे ठीक होती, टेलोमेरेज का क्या काम होता। तो ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। आई एम ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो आई विल attach the PDF of whatever I have written in the description box. So thank you for watching and stay tuned for more videos like this. Signing off.